डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी के काव्य खंड में निर्धारित चैप्टर पंचवटी का। पंचवटी आपकी क्लास 9th में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य कृतियों में से एक है। पंचवटी कविता के पार्ट 1 का आज आप अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी ऐसी रचनाएं इन्होंने की जिसके कारण हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गए थे। और बात की जाए अगर पंचवटी की, तो देखिए पंचवटी का अर्थ क्या होता है? 5 वृक्षों का समाहार। वट माने वृक्ष होता है, पंच माने 5 होता है। तो इस प्रकार से जहाँ 5 वृक्ष का समाहार हो वो पंचवटी होता है। पंचवटी कविता का जो शीर्षक है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और उनके भ्राता लक्ष्मण के वनगमन की उस परिस्थिति को दर्शाता है जिस समय वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को चले गए थे और जाकर अपना चित्रकूट के पंचवटी में एक रहने का गंतव्य स्थान चुना हुआ था। तो पंचवटी की कविता आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और मैं उन कविताओं की ससंदर्भ व्याख्या आपको कराता रहूँगा और कविताओं की व्याख्या कराने के पश्चात आपको शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं उनका वर्णन आपको मैं कराता चलूँगा। तो आइए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता पंचवटी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सबसे पहले इस कविता का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक काव्य संग्रह से ली गई है और प्रसंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। और बात करते हैं काव्य पंक्तियों के भावार्थ की व्याख्या की, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल किरणें, चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अर्थात सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल सब जगह में क्रीड़ा कर रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अर्थात पृथ्वी और आकाश। अवनी माने क्या होता है? अवनी माने होता है पृथ्वी अर्थात धरती, अंबरतल माने आकाश के तल में। तो कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर मानो स्वच्छ चादर, स्वच्छ अर्थात सफ़ेद चादर बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक का अर्थ क्या होता है? पुलक का अर्थ होता है पुलकित करना अर्थात प्रसन्नचित्त, रोमांचित करना। तो पुलक प्रकट मानो धरती हर्ष और उल्लास हरी भरी घास की हिलती हुई नोकों से जैसे प्रकट कर रही हो, हरित तृणों की नोकों से अर्थात हरे भरे तिनकों के नोकों से जैसे पुलक अर्थात प्रसन्नता को प्रकट कर रही है, मानो झूम रहे हैं तरु मंद पवन के झोंकों से, और वृक्ष मानो मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ आप लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य के तत्वों की। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। छंद, तो छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद
का प्रयोग किया गया है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार को भी प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यहाँ वृक्षों को इस प्रकार से ऐसे मदमस्त होते हुए दिखाई दे रहा है जैसे मनुष्यों की क्रियाकलाप होती है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है और शैली के अंतर्गत गीत शैली या प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इन्हें लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी कविता है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। संदर्भ के अंतर्गत मैंने आपको काव्य की प्रथम कविता के प्रारंभ में ही संदर्भ बता दिया था। प्रसंग में आप प्रस्तुत छंद में कवि ने पंचवटी की कुटिया पर पहरा देने वाले लक्ष्मण के व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण माने क्या होता है? पर्ण माने होता है पत्तों का, कुटीर माने होता है कुटिया। सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला, स्वच्छ माने सफ़ेद, सम्मुख माने सामने, अर्थात उस कुटिया के सामने सफ़ेद शिला पर, शिला माने पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना धैर्यशाली वीर तथा निडर मन वाला व्यक्ति जाग रहा है। कवि कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कवि कहते हैं कि यह कौन सा धनुर्धारी है जबकि यह सारा संसार रात के शांत वातावरण में सोया हुआ है, फिर भी यह जाग रहा है अर्थात पहरा दे रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और यह धनुर्धारी तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए भी ऐसा सुंदर लग रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो। तो इस प्रकार से आप इसके भावार्थ को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैंने आपको पहली कविता के पश्चात काव्य सौंदर्य के तत्वों से अवगत करा दिया था, तो आप उसे लिख सकते हैं। अब कविताओं की केवल व्याख्या मैं आपको कराता चलूँगा। श्री कविता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। अर्थात भावार्थ देखते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए हुए। यह धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। मेरे मन में यह प्रश्न बार बार रह कर उठ रहा है, ऐसा कवि कह रहा है। राजभोग की योग्य विपिन, विपिन माने क्या होता है? जंगल। राजभोग की योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, विराग का अर्थ होता है वैराग्य से। तो यहाँ पे कवि कहता है कि राजभोग के योग्य, यह तो राजभोग के योग्य था, काबिल था, विपिन में बैठा आज विराग लिए, किंतु इस जंगल में वैराग्य धारण करके यह क्यों बैठा हुआ है, ऐसा कवि के मन में प्रश्न बार बार उठ रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कुटीर का अर्थ होता है कुटिया से, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि जिस कुटिया की यह देखभाल कर रहा है, जिस कुटिया का यह पहरादार बना हुआ है, उसमें ऐसा क्या धन रखा हुआ है, कौन सी संपत्ति रखी हुई है जिसकी यह सुरक्षा करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर दे रहा है। मेरे मन में यह जिज्ञासा बार बार उठ रही है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। रत माने लीन है, तल्लीन है, तन माने शरीर, मन माने उसकी आत्मा, और उसका संपूर्ण जीवन ही उसमें उसकी सुरक्षा में क्या है, लगा हुआ है। तो कवि कहता है
कि जिसकी रक्षा में इसने अपना शरीर, मन और जीवन लगा रखा है, अर्थात पूरी प्रतिष्ठा के साथ यह उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ आप लिखकर प्रकट कर सकते हैं। और चौथी कविता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। अर्थात मर्त्यलोक का अर्थ होता है मृत्युलोक, मालिन्य का अर्थ होता है दोष या पापों को मिटने अर्थात समाप्त करने वाली स्वामी संग जो आई है और अपनी पति के साथ जो आई है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तीनों लोकों की महारानी सीता ने इस कुटिया को अपनाया है। वह अपने स्वामी के साथ मर्त्यलोक के सांसारिक दुखों को और क्लेशों को समाप्त करने के लिए यहाँ आई है। पंचवटी निर्जन प्रदेश है, अभी रात्रि के समाप्त होने में पर्याप्त देरी है और चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। इस कुटिया में रहने वाली सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। शायद इसीलिए ऐसा कवि अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कह रहा है। और पांचवी कविता है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अर्थात राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में जो दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है और रात सन्नाटे से भरी हुई है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद गति से अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है, अर्थात निरानंद नहीं है। से समय में भी नियत रूपी नर्तकी के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। नियत नटी अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत मैंने आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली से अवगत करा दिया है। पार्ट 1 में बस इतना ही। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।